और अब समझते हैं आज के कॉर्पोरेट रडार में, जो रडार पे कॉर्पोरेट है उसका आगे का आउटलुक क्या है। लेटेंट व्यू, लास्ट वीक नंबर्स आए थे शुक्रवार को, लेकिन कंपनी के ग्रोथ प्लान्स और आउटलुक पर बात करनी ज़रूरी है। एक अच्छी बड़ी कंपनी है अपने स्पेस की। रेवेन्यू की अगर आप बात करें तो यहाँ पर जंप था इनका क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में, माइनस था, लेकिन मार्जिन्स बेहतर होकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनफैक्ट पैट भी लगभग 28% जंप था। तो यानी प्रॉफिटेबिलिटी वाला वो ट्रिगर, वो फंडामेंटल कैवियट पूरा सेटिस्फाई हो रहा है इस कंपनी में। अब हमारे साथ मैनेजमेंट बने हुए हैं, हमारे साथ बात करते हैं उनसे। राजन वेंकटेशन है कंपनी से बात करने के लिए हमारे साथ। CFO हैं लेटेंट व्यू के। और राजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर वेंकटेशन शो में आज समय देने के लिए। पहले तो एक हाइलाइट्स, क्वार्टर के हाइलाइट समझना चाहेंगे। जो नंबर्स में, अर्निंग्स में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्लियरली पैट और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस है। मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं आपके, हेल्दी इंप्रूवमेंट दिखी है मार्जिन पे। कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके चलते आपको ये अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिली है? First of all, Priyanka, thank you for having us on the show. So this was definitely a good quarter for us from a, जैसे आपने highlight किया, from a profitability standpoint. Also हमारा जो decision point का जो acquisition किया था हमने last year, you would remember that this was done towards the end of Q1. तो इसका जो full integration है, I would say is largely done, right? तो वो एक चीज भी इस quarter में, as we enter the next fiscal, I would say the integration of Decision Point with Latent View is largely done both on the go-to-market side as well as जो बैकएंड में डिलीवरी है, हमारे डिलीवरी टीम्स है, वहाँ पे भी फुल स्केल पे इंटीग्रेशन जो है अभी इट्स फुल्ली ऑन। इन टर्म्स ऑफ जो व्हाट वर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, जो इस क्वार्टर में आप देखेंगे ऑन एन एडजस्टेड बेसिस, एक्चुअली कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर आवर मार्जिन्स वर ऑलमोस्ट 2% लोअर. Last quarter में in fact we had several one-off projects that we had executed which were at a higher margin. Typically जो आप देखेंगे Q3 हमारा जो है seasonally strong quarter रहता है, जहाँ पे काफ़ी सारा demand जो है अपने it's at slightly elevated levels क्योंकि clients के पास budgets होते हैं जो consume करने के लिए, and they typically look to exhaust those budgets. So we had a few good high margin projects that we executed in Q3 which were not replicated in Q4. So on an adjusted EBITDA basis आप देखेंगे quarter on quarter, इस quarter in fact 2% lower रहा, and that was on account of two reasons. I would say one, one of projects जो execute किए थे वो इस quarter में नहीं थे. Two, cyclically आप देखेंगे इस quarter में वीज़ा के जो कॉस्ट होते हैं वो हम बुक करते हैं इस क्वार्टर में, जो H1B वीज़ाज के कॉस्ट होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स EBITDA, adjusted EBITDA for this quarter came in at 2%. However, on a PAT, जो आप you know, because you were drawing a reference to the PAT numbers, PAT definitely last quarter से compared to इस quarter में benefit दिखा है. That would be on account of some one-off tax benefits that we had for this quarter. आगे जाके अब ये benefits streamline हो जाएंगे, तो I would say our tax rate or effective tax rate also going forward will get adjusted, and on a normalized basis it will be at around 25%. इस quarter में आप देखेंगे they were closer to about 19%. All right. So that was the reason why our profitability or at a PAT level was better than the previous quarter. ओके, थैंक यू सो मच इतनी क्लियरली हमें समझाने के लिए। मिस्टर वेंकटेशन, हमने देखा कि आपका एक बहुत ही की माइलस्टोन है FY25 के लिए आपने क्रॉस किया इस क्वार्टर में, विच वाज क्रॉसिंग $100 million ऑफ रेवेन्यू, विच इज़ अ गुड थिंग। और आगे भी आप जो रेवेन्यू ग्रोथ की टारगेट कर रहे हैं, करंट ऑर्डर बुक आपकी रिन्यूएबल्स जो हैं वो ऑलरेडी आपके एक्सीड कर रहे हैं $100 million पे। दो की अकाउंट्स हैं जिनकी वजह से आपको ये बड़ी माइलस्टोन मिलने में मदद मिली है। उनमें से $25 million तो एक से आता है, और यही अकाउंट आपके लिए डिराइव करते हैं 90% ऑफ योर फ्यूचर ग्रोथ। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव भी है, बट क्या एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है? देखिए, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव अ लॉट ऑफ, आई वुड से, एग्जीक्यूशन रिगर, प्रियंका, एंड ये वाला जो क्लाइंट है, नॉट जस्ट द टॉप अकाउंट, आई वुड से द टॉप 5 अकाउंट्स, ऑल दोज अकाउंट्स are part of what we call as diamond accounts that we have today, and there is a lot of work that goes into building the relationships that we have. हालांकि आपने जो concentration risk highlight किया, it is definitely true that it exists today, and any degrowth or I would say slowdown in any of these accounts can impact the growth rates for the company. तो definitely ये एक factor weigh in करना पड़ेगा हमको, but the fact of the matter is कि हमने ये जो relationships हैं, these have been nurtured over several years. So these are not new accounts that we have won. And in each of these accounts, we work with multiple geographies because these are large MNCs. तो इनके operations US में, इनके operations Ireland में, इनके operations Singapore में. So we work across the world, right? So हमारे stakeholders are spread across the world.
Two, we work with multiple businesses even within these large MNCs, right? So in that sense, while there is a risk at a org level, वी आर डे रिस्क क्योंकि हम मल्टीपल बिजनेस के साथ काम करते हैं. हमारा बाइंग सेंटर एक नहीं है, तो एट एनी पॉइंट टाइम वी विल बी वर्किंग विद 6 to 8 डिफरेंट बाइंग सेंटर्स इन दीज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. सो टू दैट एक्सटेंट वी आर डी रिस्क्ड. ऑल राइट, ठीक है. सो ठीक है, तो यानी आप इस चैलेंज को मिटिगेट करने का आपके पास तरीका है. मिस्टर वेंकटेशन, नोटिस किया हमने कि एक सडन स्पाइक दिखा है आपकी फाइनेंस कॉस्ट में इस क्वार्टर में. थोड़ा सा आप एलैबोरेट करेंगे क्या रीजंस है इसके पीछे, और क्या ये आगे जाके थोड़ी सी सबड्यूड हो जाएगी? So definitely, the finance cost that you see on our books, ये actually this is more of an accounting cost, Priyanka, because आपको याद रहेगा कि हमने जो acquisition किया है, हमने 70% को acquire किया था, तो 30% जो है was to be acquired in two different tranches, right? One at the end of this fiscal, 10% at the end of this fiscal, which is FY25, and then when we get into FY26, another 10% will get acquired. तो ये जो acquisition है, उसको हमको accounting requires us that we present value the future liability that we have in today's terms. और जब उसको जो है present value को as we get closer to the date, the differential between the actual liability that we are likely to pay and the present value liability को हम लोग finance cost जैसे book करते हैं. तो ये जो cost है, this is, I would say, this will continue for another year, but this is purely an accounting cost. This is not a real sort of cash outflow for the company in terms of finance cost. So acquisition. So this will be there for another year, and after that you will not have this cost. ठीक है. सो यानी 4 और क्वार्टर्स के लिए ये कॉस्ट दिख सकती है, अदरवाइज विच इज अ एडेड एडवांटेज आगे जाके आपके रेवेन्यूज में ही कंट्रीब्यूट करेगा वो एक्विजिशन. तो ये जो नया एक्विजिशन है, इसके रेवेन्यूज क्या हम मान लें FY27 से आपके लिए ऐड होने लग जाएंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज? Absolutely. You will see. So from FY27 onwards, it will be 100% subsidiary also of ours. Even आज की डेट पे fully revenue जो है हमने fully book किया है. Last year जो है आप देखेंगे 9 months के लिए हमने consolidate किया था, तो एक पहला quarter का revenue नहीं, तो but for FY26 we will be consolidating full 12 months of operations of the acquisition as well. मिस्टर वेंकटेशन, एक थोड़ा सा और टेक्निकल सवाल भी था और थोड़ा कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से भी समझना चाहते थे कि जो आपने एस्टैब्लिश किया है AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स से इंटीग्रेट भी कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं. ये इनिशिएटिव कैसे कंट्रीब्यूट करने वाला है आपने बिजनेस को लेकर? आप क्या फ्यूचर ऑफरिंग्स में और इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज ला सकते हैं? बिल्कुल. तो आज की डेट पे जो है ऑलरेडी हम लोग देखिए, जो AI और जो Gen AI जैसे बोलते हैं, विच इज लाइक अ हाईली ट्रेंडिंग टॉपिक, राइट? वी हैव बीन डूइंग वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क आई वुड से, इन दिस पर्टिकुलर स्पेस. हमने जो वी जस्ट डिड अ क्विक, आई वुड से, व्हेन आई से वी डिड एन एनालिसिस ऑफ हमारे लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू आप देखेंगे 100 million का जो है, उसमें हाउ मच विल बी द Gen AI और द एडवांस एनालिटिक्स कंपोनेंट, राइट, दैट वी हैव एज पार्ट ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू. सो आई वुड से क्लोज टू अबाउट 8 to 9% ऑफ आवर रेवेन्यू फॉर द लास्ट ईयर was driven through projects which had a Gen AI element or an AI element. ये नंबर जो है आगे जाके we believe that this number at least for the next year should go up to as high as 15 to 20%, right? It could be in a range. Early estimates are between 15 to 20% for this year. So we see an increasing contribution to revenue coming from executing Gen AI projects. तो एक तो हो गया कि आप client specific projects जो है आप deliver कर रहे हैं and you are deriving revenues out of it. ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, दीज आर टू बिल्ड सॉल्यूशंस, राइट? जो आज हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, उनमें एक Gen AI लेयर लेके आने के लिए, एजेंटिक AI लेयर जो है, वी वांट टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ अ लॉट ऑफ द सॉल्यूशंस दैट वी हैव ऑलरेडी बिल्ड, व्हिच वी कैन देन टेक टू आवर क्लाइंट्स, राइट? सो ये पर्पस रहेगा ये AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एस्टैब्लिश करने का. एंड दिस विल ऑल्सो नॉट जस्ट बिल्ड सॉल्यूशंस दैट वी विल टेक टू मार्केट, दे विल ऑल्सो बिल्ड, आई वुड से, expertise in which will help us in delivering work a lot more efficiently, right? So दोनों साइड से, one on the delivery side, how can we be a lot more efficient? Two, from a execution side, जो clients को हम लोग जो solutions लेके जाएंगे वहां पे उस पे कैसे, how do we build a Gen AI layer on top of it? So that's what this center of excellence will help us do. Okay, all right. One more question, because जैसे अब चीजें स्पैन आउट हो रही हैं, मेजरली जो जिस तरह का जो एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल एक्सपोजर जिन जिन कंपनीज का, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, हालांकि आप तो सर्विस बेस्ड हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी इंटरनेशनल वाटर्स में जिन जिन भी कंपनीज की प्रेजेंस है, वो थोड़ा सा अपनी एक व्यू कॉशियस या फिर थोड़ा स्ट्रिक्टर एनवायरनमेंट या हार्ड एनवायरनमेंट के लिए तैयार भी कर रही हैं. क्या
कोई ऐसी करंट हेडविंड्स तो नहीं है अगर, या फिर आगे चलते हुए कोई ग्लोबल मार्केट से आपको कोई हेडविंड, कोई फोर्सी करते हैं आप उस डायरेक्शन में, कोई एक्सपेंशन देखना चाहते हैं आप, या अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या अभी से कोई थोड़ा बहुत कॉशियसनेस या कंजर्वेटिवनेस आपको कॉर्पोरेट से देखने को मिली है? देखिए, आज की डेट पे जो हमारा जो ऑर्डर बुक है, आई वुड से लाइक आई सेड राइट, हमारा जो ऑर्डर बुक है दैट गिव्स अस द विजिबिलिटी फॉर जो हमने लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू क्लॉक किया है, वी हैव ऑर्डर्स प्लस extensions worth the amount of revenue that we have delivered for last year, right? So we are starting the year, I would say, on a fairly, I wouldn't say a very strong footing, but on a stable footing right now. So we have good visibility for what we have delivered already last year. तो अभी आगे जाके जो है what we have to book or we have to sort of incrementally win are projects to which will help us deliver that 18 to 20% growth that we are at this point in time we are fairly confident about, right? तो उसके लिए bookings जो है हमको we have to still work to win those projects. Now दो एक particular sector है, you know, and this is also the sector in which we made the acquisition, which was the sector of consumer goods. ये एक sector है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं the impact of tariffs is quite high, right? Because a lot of these companies, one, may be importing things from countries on whom tariffs have been levied. So the cost of bringing in these goods are going to go higher. Two, this will also have a inflationary impact on the pricing of some of these goods, and which will impact consumer sentiments, right? So definitely demand outlook भी consumer companies का थोड़ा आज के डेट पे their demand outlook is also low for a few quarters. So definitely I would say for the next 2 quarters, Q1 and Q2, we will see a soft or subdued sentiment जो है consumer space पे. The consumer vertical आज की डेट पे आप देखेंगे last quarter पे हमारे पास it contributed to close to about 15% of our overall revenues. तो ये softness जो है I think it will continue to stay on for at least a couple of quarters. Definitely by Q3 expectation ये है कि a lot of the uncertainty around tariffs, a lot of the policy related cloud that we have today, वो सब लिफ्ट होना चालू हो जाएगा, and then we will start seeing some improvement in consumer sentiment. So आज की डेट पे यही बिलीफ है. Otherwise, tech, which is the largest vertical that we have, we are not seeing any big slowdown or big any budget cuts. अभी तक जो है हम हमारे client conversations में ऐसे कोई we've not got any indication that clients are looking to reduce discretionary spends. Likewise, BFSI, which is another fast growing vertical for us, again we see fairly strong momentum. So I would say tech and BFSI give us a lot of positive momentum. Consumer is one vertical जो पे थोड़ा सा subdued sentiment है. One last question. Thank you so much for being so patient with us, Mr. Venkatesan. आप अपने केपेक्स प्लान के बारे में भी हमें बताएं, क्योंकि अभी आपने एक एक्विजिशन किया है, आई एम श्योर जिस तरह से आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और जिस तरह के सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करें डिफरेंट वर्टिकल्स में, यू वुड हैव सम केपेक्स रिक्वायरमेंट आल्सो. या देखिए, the one of the beauties of at least the space that we are in, Priyanka, is हमारे जो capex, when we say we are not today, we don't classify ourselves as a product company, right? So we are not building products that we are taking to market. हालांकि it's very IP led, when I say IP led, there's a lot of solution building, accelerator building that goes on as part of the delivery itself that we do, right? तो हम लोग कोशिश यही रहती है कि learnings that we have from executing one project, they are packaged well, they're solutioned well, and which we can implement in other projects, right? So वो चीज जो है, that is like a constant thing that we keep working on. तो स्पेसिफिकली एज सच आप ये देखेंगे, हिस्टोरिकली ऑल्सो हमारे फाइनेंशियल देखेंगे, यू विल नॉट सी बिग स्पेंड्स ऑन केपेक्स, राइट? जो एक्विजिशन रिलेटेड स्पेंड्स हैं, डेफिनेटली दैट इज वन एरिया दैट व्हाइल लास्ट ईयर देयर वाज अ फेयरली लार्ज आउटफ्लो. वी बिलीव जो बाकी जो 70% एक्विजिशन 70% हो गया, बाकी जो 20% एक्विजिशन करना है, so there will be a cash outflow of anywhere between 60 to 80 crores to acquire the remaining 30%. That is what our current estimate of that liability is. आगे जाके जो है, डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू टू लुक फॉर एक्विजिशंस. पहला हमारा गोल ये रहेगा कि ये जो एक्विजिशन किया है इसको अच्छे से इंटीग्रेट करें, राइट? ऑर्गेनिकली बिजनेस को वी वांट टू डिलीवर अ हेल्दी ग्रोथ फॉर दिस ईयर, बट वी विल कंटिन्यू टू लुक फॉर कैपेबिलिटी एक्विजिशंस. कैश आप बैलेंस शीट में देखेंगे काफी हेल्दी है, 1000 crores प्लस है टुडे, राइट? विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर अस, क्योंकि हमको ऐसा भी लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है अभी राइट नाउ, देयर विल बी अ फेयर बिट ऑफ कंसोलिडेशन दैट विल हैपन इन द कमिंग ईयर्स. द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स यू विल सी large players either coming together or consolidating so that they can be much stronger when they go to market, right? So the fact that हमारे पास cash है on our balance sheet puts us on a very strong wicket, and we can capitalize on some of these opportunities that will come our way. So जो cash जो है on the balance sheet will be primarily earmarked towards
any acquisitions that we will do in the next couple of years. CapEx spends जो है in the form of R&D investments, I would say on an ongoing basis anywhere between $2 to $3 million for a year, right? वो हम लोग earmark करके रखते हैं, and that is part of our regular development work that we do on an annual basis. So 2 to 3% आप लगा सकते हैं कि this is like recurring R&D work that we do every year. ओके ऑल राइट, तो ठीक है, बिल्कुल। तो मोस्ट लाइकली जितनी भी अगर इनोवेटिव या फिर R&D पे स्पेंड्स होंगे वो इंटरनल एक्यूरल से ही हो सकते हैं। थैंक्स सो मच मिस्टर वेंकटेशन आज समय देने के लिए और इतनी डिटेल में अपने अर्निंग्स के बाद अपना आउटलुक फर्दर शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।